भुवनेश्वर की दोपहर गर्म थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तपिश थी उस मंच पर जहां राहुल गांधी ने माइक संभाला। शब्दों की चाल वैसी थी जैसे कोई पुराना ऋषि वेद पढ़ते हुए सत्ता को दर्पण दिखा रहा हो, परंतु इस बार श्लोकों में जय भीम की गूंज थी और आलोचना में अडानी का नाम। रथ नहीं खींचा गया, लेकिन सत्ता की लगाम को खींचने की हुंकार साफ सुनाई दी। राहुल गांधी ने कहा, ये लड़ाई गरीबों और अरबपतियों की है। जल जंगल जमीन किसी पूंजीपत की नहीं, आदिवासियों की है, और हम वो लड़ाई लड़ेंगे जो उन्हें उनका हक वापस दिलाए। लेकिन भाषण के शब्दों से ज्यादा वह चुप्पी गूंज रही थी, जिसमें जय जगन्नाथ अनुपस्थित था। उड़ीसा की भूमि जहां सदियों से रथ खींचते हैं और प्रभु जगन्नाथ के नाम पर सियासत भी सस्ती रही है, वहां इस बार मंच से जय भीम गूंजा और यही बना सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतीक। यह एक भाषण नहीं, एक वैचारिक ध्रुवांत था जो आस्था, अस्मिता और सत्ता के गठजोड़ को चुनौती दे रहा था। अब सवाल यह नहीं है कि राहुल ने क्या कहा, असली सवाल यह है कि क्या उड़ीसा की जनता उस मौन को भी सुनेगी जिसमें प्रभु का नाम नहीं था। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भुवनेश्वर की जमीन पर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण सियासी लिहाज से उतना ही तीखा था जितना कि रणनीतिक। संविधान बचाओ समावेश के मंच से उन्होंने न केवल उड़ीसा की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि पूर्ववर्ती बीजस शासन को भी आड़े हाथों लेते हुए उसे उसी लूट और दोहन का हिस्सा बताया। उनका आरोप था कि उड़ीसा की असली लड़ाई आदिवासी, दलित, किसान और मजदूर जैसे वंचित तबकों के खिलाफ सत्ता में बैठे अरबपतियों की है। उनके अनुसार पहले बीजेद ने उड़ीसा की संपत्ति गरीबों के हाथों से छीनकर अमीरों को सौंप दी और अब भाजपा वही खेल दोहरा रही है। राहुल गांधी की यह रेखांकित कोशिश साफ दिखाई दी कि वे राज्य के आर्थिक संसाधनों और गरीबों के हक के बीच खड़े होकर सत्ता के चरित्र को निशाने पर लेना चाहते हैं। उनके भाषण का सबसे सधा हुआ हमला उस ढांचे पर था जिसमें जल, जंगल और जमीन पर आदिवासी समुदाय के अधिकारों की निरंतर अनदेखी होती रही है। उन्होंने बिना सहमति अधिग्रहण, जबरन विस्थापन और पैसा कानून के क्रियान्वयन में लापरवाही को राज्य सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करने के लिए पर्याप्त बताया। उनके शब्दों में यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक जानबूझकर किया गया आर्थिक और सामाजिक अपराध है। महिलाओं की सुरक्षा पर राहुल का आरोप और भी गंभीर था। उन्होंने मंच से दावा किया कि उड़ीसा में अब तक 40,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हो चुकी हैं और हर दिन औसतन 15 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। यह आंकड़ा भयावह है और अगर सही है तो न केवल सरकार की संवेदनशीलता बल्कि पूरी व्यवस्था की साख पर सवाल उठाती है। राहुल गांधी ने सरकार को मौन दर्शक और संवेदनहीन कहकर कठोर लहजे में लताड़ा। रथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन के दौरान रथ रोके जाने की घटना को लेकर राहुल ने एक और राजनीतिक तीर चलाया। क्या उड़ीसा को भी अब अडानी चला रहे हैं? यह सवाल प्रतीकात्मक था, लेकिन उसके पीछे सत्ता और पूंजी के गठजोड़ की गूंज सुनाई दी। रथ खींचने से लेकर जमीन अधिग्रहण तक राहुल की पूरी भाषण शैली में बार बार एक ही सवाल उभरता रहा, किसके लिए है सरकार? जनता के लिए या चंद पूंजीपतियों के लिए? चुनाव आयोग पर उन्होंने जो हमला बोला वह इस पूरे भाषण का सबसे तीव्र और विवादास्पद हिस्सा था। राहुल ने चुनाव आयोग को भाजपा का एजेंट बताते हुए महाराष्ट्र में 1 करोड़ फर्जी वोटर जोड़े जाने का आरोप लगाया और बिहार में भी ऐसी ही साजिश की बात कही। यह न केवल एक संवैधानिक संस्था की साख पर सीधा सा मामला था, बल्कि एक स्पष्ट संकेत भी था कि कांग्रेस अब संस्थागत पक्षपात के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। इस पूरे भाषण में जो सबसे उल्लेखनीय बदलाव था वह था सांस्कृतिक प्रतीकों का अनुपस्थित होना। जिस भूमि पर जय जगन्नाथ सदियों से आस्था का उद्घोष रहा है, वहां इस बार नारा गूंजा जय भीम। राहुल गांधी की जनसभा में जगन्नाथ की जय का उद्घोष न होना शायद सामान्य बात हो सकती थी, लेकिन उड़ीसा की सामाजिक चेतना के संदर्भ में यह एक गहरी सियासी प्रतीकात्मकता है। क्या कांग्रेस अब संविधान को आस्था से ऊपर रखकर एक वैचारिक ध्रुव बना रही है, या फिर यह बदलाव दलित, आदिवासी और हाशिए के समाज को नया सियासी घर देने की कोशिश है? राहुल गांधी का यह भाषण एक तरह से भाषण से ज्यादा आरोप पत्र था, उड़ीसा सरकार, चुनाव आयोग और सत्ता पूंजी गठजोड़ के खिलाफ। लेकिन साथ ही यह भाषण उन कमजोर तबकों के लिए एक वैकल्पिक राजनीतिक आश्वासन भी था जिनकी आवाज सियासी भाषणों में अक्सर गुम हो जाती है।
उनकी शैली में ना कोई भावनात्मक चापलूसी थी, ना ही गैर जिम्मेदाराना वादे। यह एक रणनीतिक और सुविचारित हमला था जो सत्ता के गलियारों में गूंजने के लिए काफी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी का यह तेवर उड़ीसा की सियासी जमीन को कितना आंदोलित करता है और क्या वह राज्य में कांग्रेस के लिए नया सामाजिक गठजोड़ बना पाने में सफल होते हैं या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि इस भाषण में न केवल मौजूदा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी जता दिया है कि विपक्ष अब संविधान बचाओ जैसे नारों से आगे बढ़कर उसे सियासी ध्रुव में बदलना चाहता है। देखिए हमारे साथी लक्ष्मी शर्मा की पूरी रिपोर्ट। बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से एक बार नहीं अनेक बार कहा है, आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं देता है और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। कि पहले तो चीफ मिनिस्टर चुनती है, उसके साथ ही साथ अदानी अंबानी पीछे लगते हैं। कौन सी जमीन अच्छी है, कौन सी खनन अच्छी है, कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ पावर प्लांट बनाना है, ये ढूंढते रहती है। तो इसीलिए इन लोगों को हम सबक सिखाना है और मुझे मालूम है कि उड़ीसा के लोग मजबूत हैं और ऐसे बीजेपी को सबक सिखाएगी, जरूर सिखाएगी। मैं अपने नौजवानों से मैं ये बात कहूंगा कि जो कांग्रेस ने फॉरेस्ट एक्ट लाया, सोनिया गांधी जी ने लाया और 2006 में लाया, आज उसको कमजोर मोदी सरकार कर रही है। अरे ये तो आपका जीने का मरने का सवाल है। फॉरेस्ट एक्ट किसके लिए बनाई? सोनिया गांधी जी ने गरीब की रक्षा करने के लिए, आदिवासियों की रक्षा करने के लिए। लेकिन अगर उसकी हिफाजत आप नहीं करेंगे, आपको बहुत बड़ा आपके ऊपर दोष आएगा। इसीलिए आपको लड़ना होगा, सब मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना होगा। जनता के साथ खड़े होकर उड़ीसा के लिए कांग्रेस ने काम किया और आज इसी वजह से उड़ीसा में इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर आए। लेकिन मोदी जी कोई काम न करते हुए आपने जो कमाया था और कांग्रेस पार्टी ने जो दिया था उस सब को मोदी बेच रहा है। एयरपोर्ट बेच रहा है, माइंस बेच रहा है, जंगल
काट रहा है, जमीन बेच रहा है और पानी भी दूसरों को दे रहा है। अभी जैसा राहुल जी ने कहा, जंगल, जमीन, जल, ये सभी मोदी जी अपने मित्रों को दे रहा है। लेकिन यहां की सरकार अब की नींद कर रही है, पहले की भी नींद कर रही थी। अरे हम तो वैसे लोग हैं, काम करके दिखाते हैं, सिर्फ नाम के नहीं हैं हम। यहाँ के लोगों के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए बहुत कुछ काम कांग्रेस ने की है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, 55 साल हमारी गवर्नमेंट थी, केंद्र में 160 पब्लिक सेक्टर्स हमने बनाया। कितने बनाया? 160। और 160 में उन्होंने अब तक कम से कम 23 पब्लिक सेक्टर्स, बड़े कारखाने मोदी ने बेच डाला। मोदी का काम यही है, कमाओ आप, खर्च करेंगे हम, बेचेंगे हम, खाएंगे हम। इनको सबक सिखाना जरूरी है। और जब तक, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ओडिशा कांग्रेस को जीत दिलाएगी तब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज्य बनेगा।